गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आए, जहां हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है, वन इज स्केलर और सेकंड इज वेक्टर। फिर हमने वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर के दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन थे। एक था बेटा ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर मान लीजिए आपको 5 मीटर इन ईस्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक लाइन बनाएंगे और उस पर एरो लगाएंगे जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5, ये हो गया मीटर, और ये एरो इस बात को बताता है कि ये किस डायरेक्शन में है बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में है। सेकंड हम रिप्रेजेंट करते थे बेटा आपके पास बाय वर्ड, जिसके अंदर हम लोग मैग्नीट्यूड के ऊपर एक एरो बनाते थे, और ये एरो को क्या पढ़ा जाता है बेटा, वेक्टर, डेट इज 5 वेक्टर। उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर से रिलेटेड कुछ वैकेबलरी पढ़ी, कुछ वर्ड थे जैसे कि आपके पास पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डिफरेंट टाइप के आपके पास थे। आज बेटा हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। कॉम्बिनेशन का मतलब आप जानते हो, कंबाइन करना। कंबाइन करने का बेसिक मतलब क्या है बेटा, ऐड करना, कि किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। अब जब ऐड करने की बात आती है तो मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए ही चाहिए, 2 वेक्टर तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 वेक्टर को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, डेट फिनोमेना इज नॉन एज कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। अब इसके कॉम्बिनेशन के दो प्रोसेस हैं। अगर केवल वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है तो वहाँ यूज करेंगे बेटा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। अगर वेक्टर के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेटा मैथमेटिकल एनालिसिस, जिसको हम इसी लेक्चर में आगे स्टडी करने वाले हैं आपके पास। ध्यान दीजिए, वेक्टर को ऐड करने की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये है कि आप उन्हीं वेक्टर को ऐड कर सकते हैं जिनका नेचर सेम हो। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास नेचर सेम होने से क्या मतलब है मेरा। मान लीजिए आपको बोला जाए कि एक पर्सन है, वो 3 मीटर ईस्ट में जाता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में कितना है, 3 मीटर। उसके बाद बोला गया कि वो नॉर्थ में 4 मीटर मूव करता है, तो ये हो गया नॉर्थ में डिस्प्लेसमेंट। ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो बताइए कुछ टाइम पीरियड बाद वो अपने इनिशियल से फाइनल के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट रखेगा। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास। ये 3 है, ये 4 है, तो ये आर्म कितनी होगी बेटा, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो आपने पढ़ा है इट इज ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। और ये डायरेक्शन क्या पढ़ी जाती है बेटा, नॉर्थ ईस्ट। मतलब कि उस बंदे की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है आपके पास। तो आप उन्हीं दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो जिनका नेचर सेम है। ये 3 मीटर भी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर भी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट को ही ऐड किया जा सकता है। एक तो सेम नेचर और दूसरा होना चाहिए बेटा सेम यूनिट। अगर ये क्वांटिटी मीटर में है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 1 सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरा मीटर दे रखा है, और फिर उनको ऐड करने का प्रोसेस पूछा जाए आपके पास। आप डिफरेंट नेचर की क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते यहाँ पर। जैसे मैं बोलूँ कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में 3 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
वेक्टर क्वांटिटी है, और इसी डायरेक्शन के अंदर 4 मीटर पर सेकेंड क्या है बेटा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। बट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी तो है, लेकिन अलग अलग नेचर की हैं। ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। आपके पास एक ही रूल है कि सेम यूनिट और सेम नेचर क्वांटिटी का ही वेक्टर में एडिशन किया जा सकता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम यूज में लेंगे वेक्टर के टर्म में, कि मान लीजिए कोई वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है, डेट इज ए वेक्टर, और कोई वेक्टर यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, डेट इज बी वेक्टर। वेक्टर की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि इनको बिना एंगल चेंज करे कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर मुझे रिक्वायर्ड है कि इस बी वेक्टर को ए वेक्टर के ऊपर फॉर्म करना है, तो इतना ही मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन में रखते हुए मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं बी वेक्टर को यहाँ बना सकता हूँ, उसी डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करी मैंने। तो इनको बिना पोजीशन चेंज करे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट एनीवेयर। तो आप दो बातें याद रखेंगे कि किन वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं जिनका नेचर क्या हो, सेम, और वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। वेक्टर को ऐड करने के 3 रूल हैं बेटा। कितने रूल हैं? 3 रूल्स हैं आपके पास। जो फर्स्ट रूल है डेट इज ट्राइंगल लॉ। कौन सा लॉ बेटा आपके पास? ट्राइंगल लॉ। जो सेकंड है डेट इज पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ। और जो थर्ड है इट इज योर पॉलीगन लॉ। कौन है बेटा? पॉलीगन लॉ। हमें ये तीनों लॉ स्टडी करने हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों लॉ किस सिचुएशन पे अप्लाई होंगे और कब ये अप्लाई किए जा सकते हैं आपके पास। तो आप अभी नोट्स में 2 बातें लिखें। पहला लिखना है कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब कि वेक्टर को ऐड किया जा रहा है। पहला मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में रूल होना चाहिए नेचर सेम और इन्हें कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। फिर कितने टाइप के रूल हैं? 3 टाइप के रूल हैं। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ आपके पास। देखिए बेटा, मेरा फर्स्ट लॉ क्या है आपके पास? ट्राइंगल लॉ है। अब ये ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ध्यान दें। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर किन्हीं 2 वेक्टर को, मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है डेट इज ए वेक्टर, और एक सेकंड वेक्टर है डेट इज बी वेक्टर। इन 2 वेक्टर को स्पेस में कहीं रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं भी रिप्रेजेंट किया गया हो। इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और दोनों वेक्टर की कुछ क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो कितने वेक्टर होने चाहिए? 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और इन्हें स्पेस में कहीं रिप्रेजेंट किया गया हो। अगर इन 2 वेक्टर को आपको ऐड करना है तो क्या करो, आपके पास इन 2 वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में ऐड करो। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कौन है? फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, और एज इट इज उठा के इसके ऊपर क्या बना दो बेटा? बी वेक्टर। तो हम बोलेंगे अगर किन्हीं 2 वेक्टर्स को, किन्हीं 2 वेक्टर को किसी ट्राइंगल की 2 कंटिन्यूस साइड पे रिप्रेजेंट किया जाए। देखो ट्राइंगल का एक साइड ये होगा और दूसरा साइड ये होगा, तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड होगी, अब ट्राइंगल क्लोज कब होगा? जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐड करोगे। तो ये जो थर्ड क्लोजिंग साइड है ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करती है। ये ट्राइंगल लॉ है। क्या कहता है बेटा ट्राइंगल लॉ? अगर किन्हीं 2 वेक्टर को किसी ट्राइंगल के 2 कंटिन्यूस साइड पे रिप्रेजेंट किया जाए
तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड होता है या जो अपोजिट डायरेक्शन का साइड होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू लिखा जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये इसका आंसर होगा। देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किन्हीं भी दो वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हो बाय द टू साइड ऑफ ट्राइंगल, और इन्हें कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्राइंगल के दो साइड के ऊपर आपके पास, इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब एक के बाद दूसरा वेक्टर आना चाहिए, इसी के आगे सेकंड वेक्टर को ऐड किया जाना चाहिए। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली, तो रिजल्टेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और रिजल्टेंट का भी क्या मिलेगा हमें वहाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, किसके थ्रू, बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, इसका ऑर्डर अपोजिट होगा, ऑर्डर अपोजिट होने का मतलब है इसकी डायरेक्शन अपोजिट जा रही होगी। जैसे ए से बी जाना है, अगर ए से बी मूव करना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, बट अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है जो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के अपोजिट ऑर्डर में फॉर्म होगा आपके पास। ये कौन कहता है बेटा, ट्राइंगल लॉ। अब ट्राइंगल लॉ तब अप्लाई करेंगे जब एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर हमें ऐड करना हो। एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर अगर ऐड करना है तो वहाँ किस लॉ को ऐड किया जाएगा बेटा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉपी डेट बेटा, देखिए बेटा जो थर्ड लॉ है डेट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली में ये क्या है, ट्राइंगल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, मॉडिफाइड। ये लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ये मान लीजिए आपका कौन है बेटा, फर्स्ट वेक्टर ए, और ये मान लेते हैं आपका कौन है बेटा, सेकंड वेक्टर कौन, बी आपके पास है, ठीक है। और आपको इन दो वेक्टर को एक ही पॉइंट से ऐड करना है, मतलब सिंगल पॉइंट पे इनकी वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, और इस वेक्टर को एज इट इज उठा के बेटा यहाँ बना रहा हूँ, ये मेरा सेकंड वेक्टर बी वेक्टर। अगर किन्हीं दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेस्टेंट साइड पे रिप्रेजेंट करना पड़े, आपको पता है अगर एक पॉइंट से दो साइड निकल रही है तो उनको एडजेसेंट साइड बोला जाएगा आपके पास। अगर दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड पे रिप्रेजेंट करना पड़े तो उनका जो डायगोनल होगा, अब डायगोनल बनाने के लिए पूरा पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, इस वेक्टर को उठा के एज इट इज बी वेक्टर पे शिफ्ट कर दो, ये लो डैश 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 डैश, ये भी कौन है बेटा, ए वेक्टर है। ऐसे ही बी वेक्टर को उठा के एज इट इज ए वेक्टर पे शिफ्ट कर दो, डैश डैश डैश, ये कौन है, बी वेक्टर है। अब ये बन गया एक पैरेललोग्राम। तो ये जो डायगोनल होगा बेटा, ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा करो एक बार इस ऊपर वाले हिस्से को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ कौन है, ए वेक्टर, इसी के आगे कौन है, बी वेक्टर। तो ये थर्ड साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, रिजल्टेंट को। ट्राइंगल बना कि नहीं बना आपके पास, ये ट्राइंगल है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर आपके पास,
क्लियर। तो पैरेललोग्राम लॉ तब अप्लाई करना है जब एक पॉइंट पे कितने वेक्टर आ रहे हो बेटा, 2 वेक्टर आ रहे हो। एक पॉइंट पे कितने वेक्टर आ रहे हो, 2, और उनका रिजल्टेंट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ यूज में होगा। देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 2 वेक्टर, कितने वेक्टर होना चाहिए, 2 वेक्टर एक्ट साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे एक्ट होने चाहिए, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो बाय द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, और इनको कहाँ शो किया जाएगा, इस पैरेललोग्राम की किन्हीं 2 एडजेसेंट साइड पे अगर रिप्रेजेंट किया जाए आपके पास, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction। तो रिजल्टेंट completely शो होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, किसकी हेल्प से, बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू डेट पॉइंट। तो उस पॉइंट से पास करने वाला जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आपके पास रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर आपके पास। ये कौन है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों हमने ट्रायंगल लॉ भी पढ़ा, हमने पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ा। ट्रायंगल लॉ तब अप्लाई करेंगे जब एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर आता हो, और पैरेललोग्राम तब अप्लाई करना है जब एक ही पॉइंट पे कितने वेक्टर एक्ट कर रहे हो बेटा, 2 वेक्टर एक्ट कर रहे हो, तब आप पैरेललोग्राम लॉ को ऐड किया जाएगा। कॉपी डेट। देखिए बेटा थर्ड क्या है, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। जब आपके पास मोर देन 2 वेक्टर की बात की जाती है, मतलब 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने की बात होती है, तो वहाँ पर हम लोग पॉलीगन वेक्टर लॉ को काम में लेते हैं। अब पॉलीगन लॉ क्या कहता है बेटा, आपके पास ध्यान दे, ये कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल वेक्टर है, जैसे कि ये है ए वेक्टर, फिर इधर आगे है बी वेक्टर, फिर इधर है बेटा सी वेक्टर, और इधर है डी वेक्टर, और इन सबको ऐड करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप इन सभी वेक्टर को पॉलीगन के कंटिन्यूस या सेम ऑर्डर की साइड पे रिप्रेजेंट करें। जैसे ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसको, ए वेक्टर पे, इसी के आगे सेम एंगल पे आप ऐड कर दे किसको बेटा, बी वेक्टर को, एज इट इज उठा के यहाँ रख दो, इसी के ऊपर सेम ऑर्डर के अंदर ऐड कर दिया जाए किसको बेटा, सी वेक्टर को, और इसी के अंदर सेम ऑर्डर में आप ऐड कर दो किसको बेटा, डी वेक्टर को। तो इस पॉलीगन को जो क्लोजिंग करने वाली साइड होगी, मतलब इस पॉलीगन को बंद कब करेंगे, जब यहाँ एक साइड बनाए, तो यहाँ से यहाँ आप एक साइड फॉर्म करोगे, तो ये जो साइड होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो रिजल्टेंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर प्लस ऑफ डी वेक्टर। क्लियर है इतनी सी बात। आप चाहो तो इस बात को प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, आप लोग किन्हीं भी 2 वेक्टर को अगर कंटिन्यूसली ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या अप्लाई किया जा सकता है बेटा, आपके पास ट्रायंगल लॉ। तो यहाँ देखिए ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ो तो एक रिजल्टेंट आएगा जिसको लिखा जा सकता है R1 वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू मी R1 वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। किस लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिजोल्व किया, सोल्व किया, तो कौन मिला हमें, R1 वेक्टर। अब देखो ये R1 वेक्टर का एरो है और इसके ऊपर किसको जोड़ा गया है, सी वेक्टर को। तो R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिलके कुछ बनाएंगे,
फिर से देखो ये ट्राइंगल बन गया यहाँ से यहाँ, और इसको बोल देते हैं बेटा R2 वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं R2 वेक्टर क्या होना चाहिए, R1 वेक्टर प्लस ऑफ C वेक्टर। देखो ये दोनों तो सोल्व हो गए, और सोल्व होके क्या बन गया बेटा आपके पास R1 वेक्टर बन गया। क्या बन गया, R1। फिर R1 के साथ किसको जोड़ा गया बेटा, C को। तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग R2 वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस ऑफ C वेक्टर। इसका मतलब कि R1 और C वेक्टर का सॉल्यूशन कौन है, R2। तो ये लो, ये हो गया R2 वेक्टर, और इसी के ऊपर किसको जोड़ा गया है बेटा, D वेक्टर को। तो ये हो गया D वेक्टर। R2 और D दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, R वेक्टर बनेगा। तो ये हो गया R वेक्टर। तो हमारे अकॉर्डिंग R वेक्टर क्या होना चाहिए, R2 वेक्टर प्लस ऑफ D वेक्टर। ऐसा करो बेटा, वैल्यूज पुट करो। R2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस में क्या चल रहा है, D वेक्टर। अगेन वैल्यू पुट करो R1 वेक्टर की, तो वो है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। तो देखो बेटा, हमने अगेन आपके पास क्या किया है, ट्राइंगल लॉ को मल्टीपल टाइम यूज किया, तो हमें पॉलीगन लॉ का रिजल्ट मिल गया आपके पास। तो ये इसी पे बेस्ड आपके पास लॉ है बेसिकली। समझते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है बेटा। देखो, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब बहुत सारे वेक्टर, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनको मैग्नीट्यूड के टर्म में भी और डायरेक्शन के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कहाँ पर, साइड्स ऑफ एन ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगन, किसी ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगन की साइड पर अगर आप नंबर ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब एक के बाद एक को रिप्रेजेंट करना होगा। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में। किसके थ्रू, बाय द क्लोजिंग ऑफ पॉलीगन, जिस साइड के थ्रू आप इस पॉलीगन को क्लोज करोगे वो इसके कंप्लीट रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, इसका ऑर्डर कैसा होगा, अपोजिट, क्योंकि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, यहाँ से यहाँ जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज एक ऑर्डर है, बट अगर रिजल्टेंट की तरफ से गए तो ये क्लॉकवाइज ऑर्डर के अंदर है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बेटा, अपोजिट ऑर्डर के अंदर। तो वेक्टर्स को ग्राफिकल मेथड में शो करने के कितने मेथड थे बेटा, 3 मेथड थे आपके पास, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। हमें इन तीनों मेथड के जो डेफिनेशन है वो लर्न होनी चाहिए, और ये डेफिनेशन समझाना क्या चाहती है वो हमें पता होना चाहिए। अब बेटा हम करेंगे इसका क्या आपके पास, मैथमेटिकल एनालिसिस। देखिए बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मैथमेटिकल मेथड। इसके थ्रू हम क्या करेंगे बेटा, आपके पास किन्हीं भी 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी उस बात को समझें। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इस डायरेक्शन में है 3 मीटर और इसी डायरेक्शन में आपको चलना पड़ता है 4 मीटर। तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 3 + 7 4 = 7 मीटर। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस डायरेक्शन में चलना पड़ता है आपको 4 मीटर और अगेन रिटर्न आना पड़ता है 3 मीटर, तो आपका ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 1 मीटर।
क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 - 3 = 1 मीटर। अगर मैं आपको कहूँ कि इधर चलना पड़ा 4 मीटर, फिर चलना पड़ा 3 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप कहोगे 5 मीटर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा कितना आपके पास 5 मीटर। कैसे निकालोगे, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू √16 + 9 √25, जिसका मतलब कितना हो गया 5। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच एंगल कितना होता है बेटा 0 डिग्री। जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट, एक इधर जा रहा है दूसरा उसके अपोजिट जा रहा है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा 180 डिग्री। और यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, इनके बीच का एंगल है बेटा 90 डिग्री। तो 0 डिग्री पे वेक्टर को ऐड करते हैं, 180 डिग्री पे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और 90 डिग्री के ऊपर वेक्टर को हम लोग जो हैं पाइथागोरस थ्योरम से हेल्प करते हैं। बट अगर मान लीजिए आपके पास केस ऐसा हो कि ये 4 मीटर है और इससे कितने एंगल पे 60 डिग्री एंगल के ऊपर यहाँ पर 3 मीटर है, तो बताओ ये रिजल्टेंट कितना होगा। क्या अब आप ये निकाल के बता सकते हो क्या? तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर मैथमेटिकल एनालिसिस करोगे तो रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम होगी। तो देखो हमारे पास 4 डिफरेंट केस आ गए। हम एक एनालाइज करना चाहते हैं, एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू हम इन चारों केस का रिजल्ट निकाल सकें सिंगल फॉर्मूले से। तो वो फॉर्मूला हम किससे निकालेंगे बेटा आपके पास, मैथमेटिकल मेथड से। मैं उसी फॉर्मूले को प्रूफ कर रहा हूँ, देखते हैं किस तरीके से प्रूफ होगा वो। उसके लिए क्या किया बेटा, हमने 2 वेक्टर कंसीडर कर लिए। कितने वेक्टर, 2 आपके पास। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ एक वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर, ठीक है। और इसी के आगे बनाया गया है बेटा आपके पास किसको, बी वेक्टर को। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा। हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट कौन होगा आपके पास, जो ये वाला वेक्टर है, ये इनिशियल टू फाइनल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर को। अगर मुझे केवल वेक्टर एडिशन करना होता तो मैं लिखता आर वेक्टर इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। बट मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं बेटा, ये पॉइंट बना लेते हैं ए, ये बना लेते हैं बी, और इस पॉइंट को बोल देते हैं सी। मैंने बी से एक लाइन आगे ड्रॉ करी इमेजिन कर कर, और सी से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये पॉइंट कितना हो गया बेटा, डी। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो बेटा साइड के अंदर यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल को मैं इमेजिन करके बाहर निकाल देता हूँ। इट इज बी, ये बी है लेंथ के अंदर, और ये एंगल कितना है बेटा थीटा, और ये 90। ध्यान दे, जिस ट्रायंगल का जिस लाइन पे थीटा और 90 दोनों बनते हैं उसको बोला जाता है बेस। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली होती है बेटा हाइपोटेनियस, ठीक है। आपने पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से लिख सकता हूँ साइन थीटा परपेंडिकुलर, मुझे कैलकुलेट करनी है, परपेंडिकुलर को मैं P मान लेता हूँ, और हाइपोटेनियस की वैल्यू B गिवन है,
तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। तो ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है बेटा, बी साइन थीटा है मैथमेटिकली। ऐसे ही कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको मैं बेस मान लेता हूँ, ये बेस है। तो कोस थीटा एज इट इज बेस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है बेटा, बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेस का लेंथ हो जाएगा बी कोस थीटा। तो ये बेस है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा। क्लियर है इतनी सी बात। अब ध्यान दीजिए बेटा, मैं फिर से इस ट्राइंगल को बना रहा हूँ यहाँ। कैसे बेटा, ये एक साइड है, कितना, ए से डी। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ कितनी है बेटा, ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बेटा, बी कोस थीटा। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो मेरा ये लेंथ आ गया। ठीक है। फिर यहाँ देखो बेटा, इस जगह के ऊपर पॉइंट कौन सा है आपके पास, सी, और ये लेंथ कितनी है, बी साइन थीटा, और ये बन रहा है बेटा मेरा ट्राइंगल, और ये रिजल्टेंट कितना है, आर। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है क्या। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यस। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ, और पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर, बराबर होगा बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, डेट इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लगेगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस, इसका स्क्वायर करें बेटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या लिख सकते हो बेटा, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। फिर से देखें, ए स्क्वायर, इन दोनों टर्म में बी स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल दें, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या चल रहा है, 2ab कोस थीटा। अगेन आपके पास ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस में कितना, 2ab कोस थीटा आपके पास। ये कौन आया बेटा, रिजल्टेंट का स्क्वायर। मुझे केवल रिजल्टेंट चाहिए, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये होगा बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, डेट इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ। चूँकि ये मैग्नीट्यूड है इसलिए इसको मोड में रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो किसी भी वेक्टर एडिशन के अंदर, ये अगर आप वेक्टर एडिशन कर रहे हो, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर जिसको कितने एंगल पे ऐड किया गया है, थीटा एंगल पे, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला। दूसरी जो टर्म आपसे पूछी जाती है वो ये है
कि ये जो रिजल्टेंट है बेटा, ये जो रिजल्टेंट है ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है। इस एंगल को बोलते हैं बेटा डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल। तो इस डायरेक्शन एंगल का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। वो कैसे करेंगे? ये एंगल क्या होगा? अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे निकाला जाएगा बेटा आपके पास? तो डायरेक्शन एंगल निकालने के लिए कौन सा एंगल? डायरेक्शन एंगल। ये देखो बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा हमें tan अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? b साइन थीटा, और बेस कितना है बेटा? a प्लस बी कोस थीटा। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन एंगल। क्योंकि अल्फ़ा अगर 30 डिग्री है तो रिजल्टेंट इधर जाएगा, अगर अल्फ़ा 60 डिग्री होता ये तो हमारा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा होता। अल्फ़ा 90 होता तो हमारा रिजल्टेंट बेटा यहाँ बन रहा होता। तो ये एंगल डिसाइड करता है कि रिजल्टेंट किस ओर बनेगा, इसलिए इस एंगल को क्या नाम दिया जाता है? डायरेक्शन एंगल। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला ऐसा है जिससे हम लोग ये तीनों केस फिर से पढ़ सकते हैं। देखो मैंने वेक्टर एडिशन बोला था, ध्यान दीजिए। यहाँ मेरा पहला वेक्टर कौन है? ये रहा 3 मीटर, और दूसरा वेक्टर कौन है बेटा? 4 मीटर, और एंगल कितना है बेटा? 0। यहाँ रिजल्टेंट ये आ रहा था कितना? 7 मीटर। आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हमारा फॉर्मूला इसको फुलफिल करता है? ट्राई करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? रिजल्टेंट इक्वल टू होगा कितना बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे a की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और कॉस 0 डिग्री। क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0, कॉस 0। सिंप्लीफाई करें बेटा, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस कॉस 0 कितना होता है? 1। ये 1 है तो ये हो जाएगा कितना? 4 3 जा 12 और 12 2 जा कितना? 24। ठीक है, 9 और 16 25 प्लस 24 ये हो जाएंगे 49, और 49 किसका रूट है बेटा? 7 का। मतलब रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा? 7। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये पहले केस को फुलफिल करता है। अगेन क्या दूसरे केस को फुलफिल कर रहा है? सेकंड केस में आपके पास a कौन है? 4, b कौन है? 3, और इनके बीच का एंगल कितना है? 180। आंसर कितना आना चाहिए? 1 मीटर। रिजल्टेंट 1 मीटर आना चाहिए। तो r इक्वल टू कितना होना चाहिए? अंडर रूट कितना आपके पास बेटा? फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अप्लाई करो। पहले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, a का मतलब 4, b का मतलब 3 और कॉस ऑफ 180। ये हो जाएगा बेटा 16 प्लस 9 25। कॉस 180 की वैल्यू होती है बेटा -1। -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24। कितना बेटा? रूट ऑफ 1, जिसका आंसर कितना आएगा? 1। तो ये इस रिजल्ट को भी सिंप्लीफाई करता है। थर्ड केस ये वाला, यहाँ पे ये मेरा a है, ये मेरा b है, और रिजल्टेंट कितना आ रहा था बेटा? 5 आ रहा था। एंगल कितना है? 90। तो थर्ड केस को सिंप्लीफाई करना है हमें, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? रिजल्टेंट r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर 4 का 16, b का स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 कॉस ऑफ 90। आपने पढ़ा है कॉस 90 0, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 0।
रिजल्टेंट कितना हो गया 16 + 9 25 = 5, ये 5 आ गया। अब जो फोर्थ केस का आंसर हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे थे वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो फोर्थ केस क्या था, ये ए और ये बी और ए और बी के बीच का एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। सिंप्लीफाई करें, रिजल्टेंट होगा √ऑफ ए का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर 9 + 2, ए का मतलब 4, बी का मतलब 3 और कॉस ऑफ एंगल कितना 60। तो किसी भी एंगल के लिए सोल्व कर सकते हो। 16 + 9 25 प्लस 2 4 3 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 3 जा कितना बेटा आपके पास 12, 25 + 12 डेट इज कितना आपके पास बेटा 5 और 2 7, 2 और 1 3, √37 मीटर। तो इस केस के लिए रिजल्टेंट कितना होगा √37 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है और ये जो डायरेक्शन है ये दोनों किसी भी कंसेप्ट के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। तो जब आपको मैथमेटिकल एनालाइज करना होगा तब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा बेटा आपके पास। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हाफ पार्ट और ये सेकंड हाफ। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में बेटा हम वेक्टर को रिजोल्व करना सीखेंगे और फिर हम लोग वेक्टर के प्रोडक्ट देखेंगे। अभी हमने एडिशन देखा है, फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे आपके पास। थैंक यू।